अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो आज ये आपको बताऊंगा कि कहते ये हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन कुछ उसूल तो होने चाहिए। ये भी सुना कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, तो क्या लोग भी तब्दील हो जाते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर हैं, तो उम्मीदें, तवक्कुआत और आवाम में इसी एतबार से बढ़ी जैसे वो अपोजिशन में कहा करते थे। फिर 2.5 साल बीत गए और 2.5 साल बीत जाने के बाद उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इसलिए काफ़ी वक्त सर्फ हो चुका था। हुकूमती मामलात को समझने में ये लगा कि उनको कोई तजुर्बा ही हासिल नहीं है। इस दौरान चीनी बहरान, बिजली और तवानाई का भी बहरान, महंगाई और जाने फिर क्या क्या आवाम को भुगतना पड़े हैं। कोरोना आया तो आवाम पर मजीद एक और बिजली गिर गई, फिर पेट्रोल की कीमतें, फिर गैस की कमी। उसके अलावा फिर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि या तो फिर पीडीएम वज़ीर आज़म के इस्तीफे से कम किसी भी तौर पर राज़ी ही नहीं हो रही, या फिर 27 दिसंबर को बीबी की बरसी पर सारा खेल, उसका अंदाज भी तब्दील हो गया और अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें साफ तौर पर नजर आने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट का इलेक्शन और फिर ज़िमनी इंतखाबात भी याद आ गए। फजलुर रहमान ने फिर अपने जज्बात पर काबू पाया और मरीम नवाज को हुकूमत को जिच करने का बहाना चाहिए था, तो मच वाक़े को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और अवाम फिर आखिरकार कहाँ जाए। तो नाज़रीन, ये तमाम तर मफादात हैं जो कि सियासतदान के अतराफ घूमते नज़र आते हैं, लेकिन आखिरकार अवाम जाए तो फिर जाए कहाँ, ये है आज के प्रोग्राम का मौजू। ठीक है नाज़रीन, तो आप प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। अपने मेहमानों को तारुफ मैं आपको करवा दूं कि रियाज मफ्तून साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके हमरा मौजूद होंगे नुसरत मिर्ज़ा साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साथ ही साथ आगा मसूद साहब सीनियर एनालिस्ट जो कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम के हवाले से। रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ जाता हूँ। शुरुआत ही करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उन्हीं से बात करते हैं। अगर उनके यूटर्न्स के हवाले से बात की जाए तो यूट्यूब में बहुत बड़ी तादाद में मवाद तो वैसे मौजूद है, लेकिन वो इतने यूटर्न्स लेते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी मैं रोड पे चल रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इतने यूटर्न्स नहीं आते होंगे जितने खास साहब यूटर्न्स ले लेते हैं। एक दौर वो भी था जब वो ये कह रहे थे कि मैं खुदा ना करे कि शेख रशीद जैसा सियासतदान जो है अल्लाह पाक मुझे ना बनाए, लेकिन एक वजारत छोड़ के आगे उन्होंने दूसरी वजारत भी उसको दे दी है। तो ये चीज़ें समझ में ना आने वाली हैं। देखें, ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से और परसेप्शंस बना लेते हैं सुनी सुनाई बातों पर। लेकिन ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है। सॉरी, मैं इंटरप्शन नहीं करना चाहता, मैं आपको सुनना चाहता हूँ और तहम्मुल से सुनना चाहता हूँ। मैं यू टर्न पे कह रहा हूँ। देखिए, यू टर्न का ताल्लुक इस बात से है कि आपने यू टर्न अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए लिया है या गलती की तरफ जाने के लिए लिया है। मसलन तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें बड़े लोगों ने यू टर्न लिया। मसलन सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इतने बड़े दाई थे कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर रह सकते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना इसे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कायद-ए-आज़म ने वक्त के साथ देखकर मुस्लिम लीग ज्वाइन किया और वो इतने बड़े पाकिस्तान के बानी बने दो कौमी नज़रिए के तहत। इसी तरह अब इस्लामी तारीख में देखें आप, जिन लोगों ने अपने आबा और अजदाद का मज़हब छोड़कर यू टर्न लिया और मुसलमान हुए, वो आज हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा। और जिन्होंने यू टर्न नहीं लिया, अबू जहल और अबू लहब, आज वो हमारे सामने किस तरह से हैं। तो यू टर्न बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। यू टर्न यह है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए ले रहे हैं या सही रुख से गलत तरफ जाने पे। बिल्कुल इन्होंने लिए हैं इमरान खान ने, उसमें बहुत सारे गलत भी यू टर्न होंगे। कौन सा लीडर है जिसने यू टर्न नहीं लिया? अगर आप हमारी मौजूदा सियासत में देखें, अभी सबसे बड़ी पीडीएम की मिसाल है ये यू टर्न, मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यू टर्न खान साहब ले चुके हैं। ज़्यादा या कम की बात नहीं, बात यह है कि यू टर्न किस मकसद के लिए लिया गया। एक यू टर्न ये है कि कल तक पेट फाड़ के जो है सड़क पे घसीटा जा रहा था और आज जो है वो जफ्फियाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो यू टर्न बजाते खुद, चाहे खान साहब का हो, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि ये यू टर्न जो लिया गया है ये सही डायरेक्शन में है या गलत।
तो हमें मजम्मत या उसकी तारीफ करनी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। आगा साहब आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब जो हमेशा यूटर्न्स लेते रहे हैं, इतने सारे यूटर्न्स लिए उन्होंने कि रोड पे जब हम चलते हैं तो इतने यूटर्न्स रोड पे नहीं आते जितने यूटर्न्स जो हैं खान साहब खुद ले लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको खुद उनसे बात कवर नहीं होती। जब उनके वुज़रा जब आते हैं टॉक शोज़ के अंदर तो उनसे भी कवर अप नहीं हो रही होती चीज़ें। देखिए, मैं तो हमारे भाई जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बात असल ये है कि आप यू टर्न जो है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप पाक चीन दोस्ती में बड़ा दम भरते हैं। आप कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और समंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती है। आप माओ ज़ेडुंग की पूरी लाइफ पढ़ लीजिए। माओ ज़ेडुंग ने जो लॉन्ग मार्च किया था वो क्यों किया था? क्या वो यू टर्न नहीं था? चंगाई शेख थे, जब लड़ाई में ये हार गए तो मतलब फिर लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, फिर इसके बाद उन्होंने दोस्ती की। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख में ऐसे बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए हम तो न्यूट्रल लोग हैं। इमरान खान साहब पे मेरा ख्याल है जितनी तनकीद हुई है पाकिस्तान में किसी रहनुमा पे नहीं हुई है। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो तमाम लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो इमरान खान के खिलाफ है। आप खुद देख सकते हैं कि उनका लबो लहजा क्या है, वो कौन लोग हैं, किसने मतलब ये पूरी PDM बनवाई, कैसे बनी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए यूटर्न इशू नहीं है, इशू पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, इशू पाकिस्तान के अवाम की। नहीं, मैं खुद भी आगा साहब आप सुनिएगा ज़रा, मैं खुद भी और हमारी जो न्यूज़ टीम है वो भी ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जो है चीज़ें ऐसी वाज़ी हों और ऐसी उजागर हों कि लोगों के मफाद में जाएं, ना कि सियासतदानों के मफाद में जाएं चीज़ें। देखिए, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि देखिए यूटर्न जो होता है ना, ये लफ्ज को बदनाम किया गया है ना, और उसमें माफ कीजिए इमरान साहब ने भी इस्तेमाल किया इस लफ्ज को, और इमरान साहब ने भी ज्यादा इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के लिए। तो यू टर्न जो है ना हैज बिकम ए स्लोगन जिसमें मतलब बदनामी का पहलू निकलता है, यानी कोई अच्छाई का पहलू नहीं निकलता। यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया मतलब ये कि किसी मफाद पर मबनी कोई काम कर लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और ये परसेप्शन जो है मुनासिब नहीं है। देखिए, आप साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी। होता यह है कि इंसान का जहन जो है ना मारूजी हालात के तहत अपना मतलब पैगाम भी लेता है और अपना काम भी करता है और अपना इरादा भी जाहिर करता है। जो भी मारूजी हालात होते हैं, और हुकूमत चलाना कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कदम कदम पर लोगों पर तनकीद की जाती हो, जहाँ तालीम का तनासुब कम हो, जहाँ सुनी सुनाई बातों पर जो है वो बाकायदा उस पर एक महाज बना लेते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, अगर मुल्क के मफाद में बिल्कुल है, यकीनी तौर पर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान हो या कोई और दूसरे इसके बाद जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उनको उनके जहन में यकीनी तौर पर ये ख्याल जरूर होता है कि इसमें मुल्क का मफाद है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम मफाद है। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि इमरान खान ठीक है जैसे भी हो, लेकिन यह है कि वो औरों के मुकाबले में माफ कीजिए जाती तौर पर करप्ट नहीं है। और उन्होंने जो भी ठीक है, चले करप्शन की बात नहीं करते, अगर अपने लोगों के हवाले से पे बात कर लेते हैं। उन्होंने एक बात तो वाज़ेह तौर पे की है कि अपने लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो उनको वोट देकर जो हैं सामने मंजर आम पर लेकर आए हैं, इतना बड़ा मैंडेट। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं इनकी तदफीन पे नहीं जाऊँगा। लेट्स सपोज अगर मेरे घर में मेरा कोई बड़ा अगर चला जाता है तो फिर मैं अपनी फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा तो मैं तो उसी को बुलाऊंगा ना कि आप आए तदफीन में शिरकत करें। कह रहे नहीं, तुम दफना दो, फिर मैं उसके बाद आऊंगा। आप देखिए, आप बहुत ज़हीन आदमी हैं और बहुत यंग आदमी है, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि अगर मुझे आप इजाजत दें, देखिए मैं खुद भी पावर कॉरिडोर में रहा हूँ, मैं भी वजीर रहा हूँ, ठीक है, सुबह वजीर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, कैसे तरीक़ेकार होता है। देखिए, मूवमेंट जो होती है, चाहे मामूली वजीर हो, चाहे बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी मूवमेंट जो होती है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर होती है। इंटेलिजेंस क्या कह रही है, तो इंटेलिजेंस में ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ। मुझे एक साहब ने बताया जो रिटायर्ड हैं, वो ये कह रहे थे कि हालात ऐसे हैं कि इंडिया कुछ भी कर सकता था अगर बस मिसाल के तौर पर वहाँ कोई गड़बड़ हो जाती, या वहाँ पे खुदा न खास्ता इमरान साहब बात कर रहे हैं, उनके लवाकीन से कोई किसी किस्म की मतलब ये कि एक्सप्लोजन हो जाता। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इनकी जो मूवमेंट होती है सदर की या प्राइम मिनिस्टर की या वजीरों की, थोड़ा सा इंटेलिजेंस रिपोर्ट शामिल होती है। तो ये कहना, इसको देखिए मैं आपसे बताऊं, आप खुद मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा आप चीजों को समझते हैं, इदराक रखते हैं। जिस तरीके से इस तदफीन को इशू बनाया गया ना, भाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे ना, उन्होंने आपके सारे मुतालबात मंजूर कर दिए, आप इसके बाद ये है कि उनसे जाकर बात कीजिए। लेकिन ये कि यहाँ बैठ के बात करना, या नमाज बैठ रही है, जनाब बिलावल बैठे,
पूछे भाई कि आपके वालिद साहब के अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है आगा साहब, आपके इस गुफ्तगू को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रियाज साहब से ये जानना चाहूँगा कि रियाज साहब आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? सॉरी, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आई कि आगा साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ आगा साहब ये कह रहे हैं कि परसेप्शन एक बना दिया गया है और ये परसेप्शन गलत है, इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने भी अभी आपसे यही अर्ज़ किया था कि ये गलत परसेप्शन है, एक सुनी सुनाई बातें। देखिए, एक होती है इन्फ्लुएंस थ्योरी कि हम जो हमारी जो सोच होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है कहीं ना कहीं से, और मीडिया आजकल एक चीज़ को जब बार बार, जैसा गोइबल्स ने कहा था, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच नज़र आने लगे। तो आप एक परसेप्शन को यू टर्न कह रहे हैं, कोई ये सोचता नहीं है कि यू टर्न की डायरेक्शन सही है या नहीं है। फौज भी तो रिट्रीट करती है, वो भी तो एक तरह का यू टर्न होता है। फौज भी वापस आती है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कोई मकसद के तहत। तो इसी तरह से मैंने आपको तारीख़ इस्लाम से मिसाल दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको आवाज़ नहीं आ रही है आगा साहब की? नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखिए ना, वो तो तलवार लेकर अपनी बहन को कत्ल करने गए थे, लेकिन आपने इस्लाम की तरफ आगे वहाँ से फौरन वापस हुए। आपके बगैर नमाज अदा नहीं होती थी, इतना खौफ था, लेकिन जब आप इस्लाम लाए तो नमाज खुलेआम होने लगी। तो ये यू टर्न नहीं था। बिल्कुल, बात यह है कि एक अबू लहब और अबू जहल ने तो यू टर्न नहीं लिया, वो तारीख में मातूब हो गए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यू टर्न को मैं यही कहता हूँ कि आप ये देखिए, यू टर्न एक पीडीएम के लोगों का भी तो यू टर्न है। मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि औरत की हुक्मरानी हराम है, फिर यू टर्न लेकर उसी के नौकर हो गए। अच्छा, आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक तो होती है पॉपुलिस्ट लाइन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना बड़ा लीडर था, जब बांग्लादेश नामंजूर 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 हो रहा था, उसने स्टैंड लिया, उसने कहा कि नहीं मंजूर। तो एक तो होती है पॉपुलिस्ट लाइन जो पॉलिटिशियंस अख्तियार करते हैं। पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, उसके लिए कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और लीडर जब सोचता है, मैंने कायद आज़म की मिसाल दी, उनकी कितनी उम्र गुजरी नेशनल कांग्रेस में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते थे, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर स्टेट्स पर राजी थे वो। लेकिन जब उन्होंने देख लिया हिंदू ज़हनियत, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलग। मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि अगर महातीर मोहम्मद भी अगर इस तरह की सोच रखते तो क्या आप ये समझते हैं कि वो तरक्की कर सकते थे? नहीं, अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे, कंटिन्यूसली अपने बारे में सोचते रहेंगे, चलो पीडीएम की जानिब पर आ जाते हैं। मैं खान साहब का मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना, ठीक है, अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो जाहिर ऑब्वियसली हम उनके साथ हैं, हम ही ने उनको वोट दिया, हम ही उनको लेकर आए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज चाहिए बिल्कुल एक्शंस को। आज यहाँ पे अगर ये देख लिया जाए कि आज बच्चे आगे निकल आए हैं माँ बाप की चोरी बचाने के लिए, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मुसलसल जो ये चीज़ चलती चली जा रही है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगा साहब, आप क्या आप ये समझते नहीं है? नहीं, देखिए मैं समझ, देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि सब सूरत हाल क्या है। देखिए, चारों तरफ से पाकिस्तान को दुश्मनों ने घेरा हुआ है ना। हिंदुस्तान आए दिन, मतलब बलूचिस्तान में भी, देखिए बलूचिस्तान जो है ना, मेरा जुमला सुनिए और ये जुमला आपने जहन में रखिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा, आपकी गुफ्तगू अच्छी है। ये बलूचिस्तान इस वक्त वार जोन बन गया है। बलूचिस्तान has become a war zone for Pakistan. India actually exploiting the situation. अफगानिस्तान is exploiting the situation. तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम पर कितना, मतलब ये कि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मन घेर रहे हैं। तो मेरा कहना का मकसद ये है कि जो शख्स भी पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उसमें चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ को उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। और हमें ये इदराक पर लोगों को बताना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, और हमें उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की जो नैरेटिव है, यानी जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नैरेटिव था, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के दोस्त कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बलूचिस्तान की अगर बात, आगा साहब अगर बलूचिस्तान की अगर हवाले से अगर बात कर रहे हैं, अगर बलूचिस्तान की बात कर ली जाए, तो फिर बलूचिस्तान में ऑपरेशन क्यों नहीं किए जाते? फिर किसमें बलूचिस्तान? देखिए नहीं, आप, मैं समझता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी खिदमत दर्ज करूँ। अभी आवारान में 10 दहशतगर्द मारे गए। हाँ। आवारान आपने गलबन नहीं देखा, आप कभी जाएं गवादर से तो वहाँ आवारान को भी देख लें। और उसके बाद ये कि हरनाई में भी जो कुछ भी हुआ, देखिए एक लो लेवल की इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में जारी है, और ये इसको इट्स बैक्ड बाय अफगानिस्तान, बैक्ड बाय इंडिया, बाय रॉ। तो पाकिस्तान का जो
बयानिया है जो पाकिस्तान की सियासतदान का, पाकिस्तान के हुकूमत का और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ अता कर रहे हैं अस्करी इदारों का, वो बिल्कुल लो इंसर्जेंसी पर काम कर रहे हैं और बाकायदा उनका ताक़ुब कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो दरअसल ये कि पाकिस्तान के पहले में जो है सरफ़े निगाह की हुआ। अब मैं एक जुमला आपकी इजाजत से अर्ज करूंगा कि देखिए 15 साल से 2005 से लेकर और आज जब मैं आपकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन्फो लैब EU यूरोपियन यूनियन इन्फो लैब पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी 15 साल से। इसमें इंडियन फंडिंग थे, इसमें NGOs थे और खुद यूरोपियन यूनियन ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इसमें सारे वेबसाइट जो हैं वो हिंदुस्तान के फंडेड हैं और 15 साल से ये काम जारी था। इस पर मतलब ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया। इसके बाद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात गई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक वीक विकेट पर है और पाकिस्तान की सफारतकारी इतनी ज्यादा मौसर नहीं है, उसकी वजह से जो है जो गनीम है, जो हमारा दुश्मन है, वो अपनी मतलब जो झूठ बोलता है। और जैसे कि नाजी में एक वजीर झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था कि लोग यकीन कर गए कि ये सच है। तो आपकी तमाम तर गुफ्तगू तो मुलाहिजा कर ली मैंने, लेकिन यहाँ पे जो है रियाज साहब आपको शायद सुन नहीं सकते, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके आपस में जो राबते हैं उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए, इसी की वजह से जो है सिचुएशन मजीद बिगड़ जाती है। आपका ये जुमला बिल्कुल सही है। अभी परसों में एक टेलीविजन पर बैठा हुआ था, मैंने ये कहा कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को रीवेटलाइज करना चाहिए। आई यूज द वर्ड रीवेटलाइज, है ना, रीवैम्प करना चाहिए, रीवेटलाइज करना चाहिए। और जिस कोऑर्डिनेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसमें थोड़ी सी झोल है, थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी इसमें मतलब ये कि नातवानी है। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला आप जैसे नौजवान जब पाकिस्तान को संभालेंगे और संभाल रहे हैं तो यकीन तौर पर इसमें कोई, देखिए हर वक्त इंसान रिफॉर्म करता रहता है अपने आप पे। अल्लाह, आप सूरह रहमान में आकर पढ़ा ना, अल्लाह पाक अपने आप को, अल्लाह पाक का जो जलवा है ना हर लम्हे जाहिर होता रहता है। इसी तरीके से वही कुदरत अल्लाह पाक ने इंसान में दी है। ठीक है, इसी गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे। आगा साहब, रियाज साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि इस वक्त आपको सुन नहीं पा रहे। हम इस टेक्निकल इशू को जो रिजॉल्व भी कर लेते। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही मफादात की सियासत के हवाले से। सियासतदान बातें तो बहुत करते हैं जलसे जुलूसों में कि आवाम के लिए ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, इतने दावे, इतने वादे, लेकिन जब बरसर इक़्तिदार हो जाते हैं तो कुछ करते ही नहीं। उसके बाद फिर आवाम सिर्फ़ और सिर्फ जो है तमाशा देखती है और रोती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगा, जब कोई सानिया रूनुमा हो जाता है फिर ये सियासतदान उसको भी कैश करते हैं। तो रियाज साहब, आप ये नहीं समझते कि कभी हमें इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं आया अभी तक? जो खबर आती है कि इस तरह का सानिया रूनुमा हो गया है, इतने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, इतने अफराद जो हैं वो जाबर नहीं रह पाए, और उसके बाद फिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक हफ्ते तक वो खबर चलती है और ये पॉलिटिशियंस वहाँ पे जाते हैं, अपना मंजन बेचते हैं, एंड देन फिर जो रो रहा है वो तो रो रहा है, जिसका चला गया उसका तो चला गया। जी देखिए, इसका असल में जो मकसद है या जो इसका मोटिव है वो हमें देखना होगा कि हमारे जो सियासतदान हैं क्या वो किसी सियासी अमल के नतीजे में सामने आए हैं या खुदरो पौधों की तरह से उगाए हैं। अगर आप देखें तो किसी का भी सियासी ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल का कोई इन्होंने पीरियड गुजारा हो, जबकि दुनिया के जितने बड़े जिन्होंने अपने निज़ाम को बदल दिया, अपने सिस्टम्स को बदल दिया या अपने मुल्क में रिफॉर्म्स लेकर आए, उनका एक प्रोसेस से गुजर कर आए। यहाँ तो अब हो रही है पैसे की सियासत। ठीक है, आप जो MNA जो करोड़ों रुपये लगाकर MNA बनता है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौम की खिदमत के लिए कर रहा है? वो कौम की खिदमत के लिए स्कूल भी बना सकता था, वो हॉस्पिटल भी बना सकता था जो आवाम को बुनियादी ज़रूरियात। सही बात है। क्या खिदमत करने के लिए MNA बनना ज़रूरी है जिसको मुख्तलिफ अलाउंसेस मिलते हैं? वो 1 रुपये की चाय पीता है पार्लियामेंट हाउस में, जबकि गरीब मजदूर 25 रुपये की चाय पीता है पठान के होटल के ऊपर। ठीक है, हमें अच्छा नुसरत मिर्जा साहब ने भी जो है वो ज्वाइन कर लिया, रियाज साहब, उनसे भी जो है उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं।
और नुसरत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आप साथ ही थे, आपको जैसे कि मैंने ये बताया कि बरसरे इक़्तिदार जब ये लोग हो जाते हैं उसके बाद फिर आंखें जो माथे पे रख ली जाती हैं, जैसे कि रियाज साहब भी यहाँ पे जो है गुफ्तगू में यही बोल रहे हैं कि अगर ये एमएनए बन के अगर इतने पैसे लगा कर ये लोग आगे सामने आते हैं, क्या ये स्कूल भी बना सकते थे, ये हॉस्पिटल भी बना सकते थे, लेकिन अपने मफादात को ये लोग बालाए ताक नहीं रख पाते। देखिए, बात ये है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान आज़ादी नहीं हुआ है। ये अभी तक जो काले अंग्रेज गए, गोरे अंग्रेज गए और ये काले अंग्रेज आ गए, दोनों ही हैं उसमें, और ये वडेरे हैं और मलिक हैं, सरदार हैं, चौधरीज हैं। ये आम आदमी की जो पाकिस्तान के जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पर मूवमेंट चलाई थी, वो उन लोगों को अभी तक जो है हुकूमत नहीं मिली है। और जब भी कभी, और फिर दूसरी बात ये है कि जो निज़ामी हुकूमत है, ये बात जो सवाल आप आज कर रहे हैं, मैं आज से यानी कोई 35 साल पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि, और मेरी किताब भी छपी हुई है इस पर, कि ये निज़ाम जो है वो हमारा निज़ाम नहीं है। ये निज़ाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम है जो हमें खरक बाबू और हमें आका और गुलाम बनाता है। तो अब ऐसे निज़ाम के अंदर आप जिसको भी भेज दें, वो निज़ाम में जाकर अपने आप को खपाता है और अपने आप को उसका हिस्सा बन जाता है। मैं 2 दफ़ा वजीर बना और मैंने कोशिश की कि मैं उसको जो लोग हैं, मैं जैसे मिसाल के तौर पर हम जब यूरोप में रहते थे तो हम बड़े ओहदे पर फाइज थे और तो हम, लेकिन फिर भी हमें गाड़ी खुद चलानी होती थी और अपना बैग खुद उठाना होता था। कोई हमारे उठाने के लिए, जो भी आज़ाद मुल्क होते हैं वहाँ पर बैग उठाने के लिए आपके पास कोई और आदमी नहीं होता। आप ज़ाहिर है कि कंपनी के किसी बड़े मैनेजर हों जिसकी तनख्वाह कोई आपको $25,000 मिल रही हो, तो फिर वो आदमी को यहाँ पर तो अगर $25,000 मिले तो फिर थोड़ा अकड़ आ जाती है, उसको वो खुद अपना बैग उठाता। तो मैं जब वजीर बना तो अपना बैग खुद उठाता था। ठीक। तो वो वहाँ के जो पियोन थे वो आकर हमारे पास बाकायदा आया, कहा कि साहब ये हमारी आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप हम पे एतबार नहीं करते हैं, लोग हम पे मजाक करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो अपना सामान खुद उठाता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, ये कहते हैं कि साहब हमें आप हमारी हम आप पर वो आपका साहब आप पर एतबार नहीं करता, तो इसलिए वो खुद उठाता है। ठीक है। तो अब उससे ये होता था कि जो फाइल है उसके अंदर होती थी वो आपको नीचे कर देते थे। लेकिन मुस्तफा साहब, आपसे जानना मैं ये चाहूंगा, ठीक है, बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान आजकल के दौर में जो भी सानियात हो जाते हैं उसके बाद हम उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते। रियाज साहब ने भी इसका जवाब दिया, आप क्या समझते हैं ये सिचुएशन अब भी जूं की तूं है? आगा साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी आगा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आगा साहब, जैसे कि आपने नुसरत मिर्जा को सुना है, वो कह रहे हैं कि हमने भी अपना एक दौर इक़्तिदार गुजारा है लेकिन हम अपना बैग खुद उठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की है कि पाकिस्तान आज भी जो है गोरों के जो है निज़ाम पे चल रहा है, हम आज भी आज़ाद नहीं है। क्या आप इत्तफाक करेंगे? देखिए, नुसरत मिर्जा साहब ने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे कलमकार हैं, ज़हीन आदमी है, सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें शामिल करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। बात असल ये है कि स्ट्रगल तो जारी है। अब देखिए, इमरान खान से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, है ना, लोग उनके पीछे मान लीजिए क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने तकरीबन 22 साल तो स्ट्रगल की है। ये वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान बनने के बाद कि जिन्होंने इतनी तवील स्ट्रगल की है, और स्ट्रगल करने के बाद ये है कि इख्तिदार हासिल किया है। और खुद आपने कहा और अभी रियाज साहब फरमा रहे थे, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो बता दे कि उसने इतने तवील स्ट्रगल करने के बाद ये इख्तिदार हासिल किया है? लेकिन दरअसल ये है कि वो कुव्वतें जिनका इशारा हमारे दोस्त नुसरत मिर्जा साहब ने फरमाया है, बिल्कुल सही है कि देखिए ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर जो कुव्वतें हैं, वो कुव्वतें जो है वो ट्राइबल कुव्वतें हैं, वो लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, है ना, उभरते हुए सरमादार हैं, इनके सबके मसले हैं। और ये नहीं चाहते कि एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आए, उनको तालीम मिले, उनको सेहत की सहूलतें मिले, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का एक मजबूत और मजबूत निज़ाम हो, वो मौजूद नहीं है, ये चाहते भी नहीं है। मैं, आप यकीन करें कि माफ कीजिए, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बलूचिस्तान में मैं गया तो एक सड़क थी तकरीबन कोई 100 किलोमीटर की, और वहाँ पे उसके एक तरफ एक बहुत बड़े सरदार रहते थे, वो इंतकाल कर गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मरने के बाद कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं होनी चाहिए। वो मुजामत कर रहे थे कि यहाँ सड़क नहीं बने। तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं बनने चाहिए, उन्होंने कहा जब सड़क बनेगी तो लोग आएंगे और हमारा कल्चर तब्दील हो जाएगा।
यानी इसका मतलब ये कि वो जो इस्तेमादी और इस्तेसाली कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तहजीब आती है। तो ये जब ये रवैया हो, लेकिन मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 73 साल में पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ रही है। आप जैसे नौजवान आ रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन खान साहब अगर खान साहब की अगर बात कर लीजिए, खान साहब अगर करप्शन की बात करते हैं दीगर जमातों के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ खान साहब खुसरो बख्तियार के ऊपर तनकीद नहीं करते उस तरह से, खान साहब जहांगीर तरीन के ऊपर तनकीद नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी हो गई, ये मेरी तनकीद हो गई, लेकिन आप इस चीज़ से भी इख्तलाफ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है स्ट्रगल की है, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल उन्होंने हुकूमत को बनाने में की और हुकूमत को साथ ही साथ उन्होंने खाया बहुत है। 15 साल हो गए उनको। देखिए बताऊं, आप जब पीपल्स पार्टी बनी ना, तो भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ नारेबाजी करके और ताशकंद का दिल्ली हवा खड़ा करके 3 साल में इक़्तिदार हासिल कर लिया और पाकिस्तान तोड़ दिया। तो 3 साल के अंदर पाकिस्तान भी तोड़ दिया, इक़्तिदार भी हासिल किया। देखिए, सही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो नुसरत पिलर साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रूट्स है हमारी, वो रूट्स अभी तक हिली नहीं है। यानी ये कि जो इस्तेसाली निज़ाम है, जो इस्तेसाली लोग हैं, है ना, जो इस्तेसाली सिंबल है, वो आज तक भी जो है मौजूद है। और अगर ये उनको आप हिलाएंगे तो वो इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर माफ कीजिए, ना तो इमाम ख़ुमैनी नजर आते हैं, ना माओ ज़ेदुंग नजर आते हैं। मैं 2 एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, एक आगा साहब की बात कर रहा हूँ, एक जी आगा साहब अगर इजाज़त दें तो मैं आप इस सिलसिले में कुछ फरमाएं कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, हमारे ज़माने में पहले शुरू में एज सच पूरे सही मानों में तो नहीं, लेकिन बहरहाल लेफ़्ट की क़ुव्वतें थी, प्रोग्रेसिव्स लोग थे जो अपना नज़रिया पेश करते थे और तनकीद करते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब तकरीबन सारी सियासी जमातों का मंशूर भी एक ही जैसे ही है। तो आप ये बताइए कि वो जो हमारे प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट एलिमेंट था जो कि आगे मुल्क को ले जाने की बात करता था, शऊर देता था, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है कि ऐसा कुछ हो कि कुछ लोग बाहर तो आए कम अज़ कम? वो जालिब साहब ने कहा था कि वो ऐसा सन्नाटा है, कोई तो चाक गरीबा का लेकर निकले, चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। तो हमें तो दीवाने याद आ रहे हैं आगा साहब। देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए बाएं बाजू के जो लोग थे ना, आपने सही कहा कि 1935 से तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई, तो राइटर्स आए, बड़े बड़े राइटर्स आए, बड़े बड़े शायर आए। उन्होंने यकीनी तौर पर इंसानी समाज को और इंसानी सोच को बदलने की कोशिश की। पाकिस्तान में बाएं मौजू की तहरीक जो है वो कामयाब इसलिए हो सकी कि ये लोग ये मुनज़्ज़म नहीं थे, ये पाकिस्तान के कल्चर को समझ नहीं सके और ये भी नहीं समझ सके कि पाकिस्तान की रूह जो है वो मजहब पर उस्तवार है। तो चुनाचे ये लोग भी अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे यहाँ बाएं बाजू को एक दूसरे को बैठ के गालियां बकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन उनके पास कोई नजरिया नहीं है सब। और वो ऐसे लोगों से मिल गए हैं कि जो जिनके बारे में समाज में ये कहा जाता है कि ये बुरे सर बिल्कुल नजरिया तो है ना, अपने पैसे बचाने, अपने करप्शन के पैसे बचाने, सिंपल सा नजरिया, अपने मफाद है। नहीं, मैंने बताया कि आप नजरिया लेफ्ट का भी जो है मफादात का नजरिया हो गया। दे वांट टू सेव व्हाटएवर दे हैव एंड दे वांट टू गेन मोर by associating themselves with the corrupt people. This is ये उनका नजरिया बन चुका है। देखिए आगा साहब, भुट्टो साहब के जमाने में देखिए नाराज मत होइएगा, मैं आपसे कर रहा हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर आम नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, और मुझे पाकिस्तान के सिलसिले में जो मोहब्बत है वो मेरे कॉलम में जाहिर होती है, मेरी छोटी मोटी गुफ्तगू जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ वो जाहिर होती है। लेकिन मैं अब लेफ्ट और राइट का मसला ही खत्म हो गया। अब तो मतलब ये है कि लोग जैसे जैसे उनको मौका मिलता है उस मौके से वो फायदा उठाते हैं। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, आप यकीन करें आवाम मतलब आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहे हैं। यानी एक लाइन होती है पॉवर्टी लेवल की, उस लाइन से भी नीचे गुजर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो इस्तेसाली तबका है वो इन हालात से फायदा उठा के कभी वो जाके बैरूनी मुल्क से दोस्ती कर लेते हैं, कभी पाकिस्तान दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं। तो निजाम जो है ना वो जिसमें इस्तेसाली तबका जिंदा है और दूसरों को मार के खा रहा है, उनका गोश्त खा रहा है, उनका खून खा रहा है, पी रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होगी। आप जैसे नौजवान आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये झंडे को संभालें जो कायद-ए-आज़म ने और लियाकत अली खान ने दिया है और उसको लेके आगे बढ़े। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ क्योंकि मैं नौजवानों से मिलता रहता हूँ। नुसरत मिर्जा साहब को भी जो शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आवाज़ साहब, यहाँ पे खारजा पॉलिसी के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो साफ और वाज़ेह तौर पर ये दिखता है कि अरब ममालिक का जो रवैया हमारे साथ तहकीर आमेज है अब, ठीक है ना, और क्या उसमें हमारे हुक्मरानों का हुक्म है?
किससे बात कर रहे हैं, मुझसे? जी जी नुसरत साहब आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए बात भी ये है कि हमने एक दफा मैंने इन अरबों को अपना इनका आईना दिखा दिया है और ये अपने पैरों पे आ गए हैं। अब ये आपके पास आज बहुत बड़ा ऐलान किया है, दुनिया को चौंका देने वाला ईरान ने। उसने ये कहा है कि हमने अंडरग्राउंड वाटर जो है हमने बहुत से मिसाइल के अड्डे बना दिए हैं पर्शियन गल्फ में। ये बड़ा धमाका-खेज बयान है जो कि अभी तक जो है आपकी खबरों में नहीं आया है, लेकिन ईरान में तो ये बात ऐलान हो गया है। और उनका एक उन्होंने जो मिसाइल का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेटेजिक अड्डा है, और वो स्ट्रेटेजिक जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मानी ये होता है कि एटॉमिक होता है। अब वो मेजर जनरल हुसैन सलामी ने, जो कि इनके ईरानी पासदान के सरबराह हैं, उन्होंने ऐलान किया। तो अब ये सीधे सीधे भाग के पाकिस्तान के पास आएंगे। जितने भी हैं हमने इनको मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन MZ को सब कुछ जवाब दे दिया। तो अब पहली मरतबा हमने अपने आप को ये अपने आज़ाद किया है इनके दबाव से। और ये पहले तो हमारे सामने झुके रहते थे, लेकिन अब जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान आया इसने जो है वो एक सहाफ़ी को मार दिया और इसके बाद में ब्लैकमेल होता रहा। तो अब हम ब्लैकमेल तो नहीं हो सकते ना इनसे, जो ये बातें करते हैं और उसको को अपनी लौंडी बना के रखा हुआ है। तो हम कब तक इनकी बर्दाश्त कर सकते हैं? अच्छा नुसरत मिर्जा साहब, ऐसा है कि मेरे पास वक्त की बहुत ही किल्लत है। मैं ये चाहूंगा कि 10-10 सेकंड का आप तीनों जो है अपना व्यू दे दें मफादात की सियासत के हवाले से कि इससे बचा कैसे जाए, और आप अकल के नाखून कब लेंगे हमारे सियासतदान? मुझे जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बात कह दी, बस ठीक हो गया। ठीक है आगा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जो मफादात की सियासत है इसको एक्सपोज करना चाहिए अपनी राइटिंग्स में, अपनी गुफ्तगू में, और यही चीज जो है गैल्वनाइजिंग इफेक्ट रखता है, स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है समाज में। ये मेरा ख्याल है। ठीक है जैसा जी, मैं भी यही कहूँगा कि मफादात की सियासत अब तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह से बिल्कुल आया है, और ये आवाम को चाहिए कि वो अपने शऊर को इस्तेमाल करें। हालांकि आवाम को मैं बेशऊर कहता हूँ, हमारे पास शऊर है नहीं। हम कहते हैं बाशऊर आवाम, लेकिन एक्चुअली शऊर वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने तजुर्बों की रोशनी में देख लें, अंधे फॉलोअर्स ना बने। जैसा भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, रेवड़ का हिस्सा ना बने, और बल्कि गौर व फिक्र करें। कुरान शरीफ में 27 मरतबा आया है, और तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तो कम अज़ कम और किसी चीज़ के बारे में नहीं तो सियासत के बारे में गौर व फिक्र कर लें। देखें कौन रहनुमा है और कौन रहज़न, किसके पास विजन है और किसके पास अपनी ज़ाती मफादात की सियासत। ठीक है, जिस दिन हम इस बात को पहचानने लगेंगे उस दिन हम जो है मफादात की सियासत से बाहर। ठीक है नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं मेरे व्यू के हवाले से। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों से मुखातिब होते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब आप बरसर इक़्तिदार नहीं होते, बहुत दावे करते हैं, बहुत वादे करते हैं आवाम से, लेकिन फिर उसके बाद आप अपनी आंखें जो हैं वो माथे पर रख लेते हैं। कहना ये चाहूँगा कि आपसे लोग बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। प्लीज़ उन उम्मीदों का, उन वादों का, उन दावों का पास रखें। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।